हेलो ऑल, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया और आज हम आ चुके हैं हमारे इस मेडिवल हिस्ट्री का जो हमने एक शॉर्ट कोर्स रखा था उसके लास्ट लेक्चर पे। और आज हम बात करेंगे मुग़ल्स की नहीं, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की नहीं, आज हम बात करेंगे मराठास की। क्योंकि कंटेम्प्रेरी मराठास भी जब औरंगज़ेब का टाइम आया तो हमने मराठास का इमरजेंस देखा एंड दे हैड प्लेड अ क्रिटिकल रोल स्पेशली इन अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स and administrative development in the southern India or the Deccan part. अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। मराठास जो हैं वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, जैसे हमने लेटर मुगल्स में देखा था कि मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए लेटर मुगल्स को भी समझना ज़रूरी था, उसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री में और ज़्यादा एक कनेक्टिंग लिंक, वो पार्ट जो मिडिवल हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री से लिंकअप करता है, वो मराठास का है। अब मराठास का इसलिए है क्योंकि मराठास का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन आएगा मुगल्स के साथ भी और मराठास का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन आएगा ब्रिटिश के साथ भी। सो व्हाट आई हैव डन, हो सकता है आपने इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ लिया हो, लेकिन आई हैव इंक्लूडेड बोथ द पार्ट्स। मीन्स जो मराठास का मतलब मुगल्स के साथ इंटरेक्शन था वो, देन द मराठा पॉलिटिक्स एंड देन द जो मराठास का कॉन्फ्रंटेशन हुआ और जो भी उनकी ट्रीटी सरेंडर वगैरह जो भी हुए, किसके साथ? ब्रिटिश के साथ। And again, the source of this, whatever I have taken here, is NCERT. So, जो उसमें लिखा है, we are discussing that, nothing beyond that, nothing less than that. So, मराठास की जो शुरुआत है वो एज अ स्मॉल किंगडम, मतलब रायगढ़ एक छोटी सी जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ से होती है। एंड लेकिन इसको जो प्रोमिनेंस मिलता है, इसको जो पीक मिलती है, वो मिलती है शिवाजी के जो दौर में वहाँ मिलती है। ये कौन थे? ये ही वॉज अ नो डाउट अ लेजेंडरी मराठा चीफ हु लेड द मराठास अगेंस्ट सुल्तान ऑफ बीजापुर। अब बीजापुर किस में था? जब गो यू कैन रिकॉल दी आदिल शाही डायनेस्टी एंड आइडिया वॉज टू स्टैब्लिश हिंद स्वराज, दैट इज़ द सेल्फ रूल फॉर हिंदू पीपल। ये उनका एक मोटिव था, उनका एक मकसद था। और 1674 में शिवाजी के, सो शिवाजी वॉज अ लेजेंडरी मिलिट्री कमांडर थे। फिर वो ऊपर जाते हैं एंड ही वॉज क्राउंड एज छत्रपति, मीन्स द सॉवरेन। छत्रपति मीन्स जिसका सबके ऊपर एक छत्र राज हो, दैट इज सॉवरेन। नाउ आफ्टर हिम इट वॉज हिज सन संभाजी who will lead, who will actually continue this. उसके बाद उनका डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन आएगा औरंगज़ेब के साथ। हिज सन विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज़ शाहू विल बी टेकन एज अ प्रिजनर। हमने बहादुर शाह वन को देखा जिसने औरंगज़ेब को सक्सीड किया, वो इन्हें जो है 1707 में शाहू को रिलीज़ करेगा। और वहाँ से आप देखेंगे कि द मराठा विल बिगिन टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट, मीन्स देन दे विल बी कमिंग इन द पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। सतारा, कोल्हापुर विच वर नाउ क्रिएटेड, और वहीं पर जो है जो शाहू होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेना करते की पोस्ट को जो है क्रिएट करते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजर ऑफ द फोर्सेस। और यही सेना करते की पोस्ट जो है विच विल बी फर्स्ट बालाजी विश्वनाथ विल बी अपॉइंटेड, और वही बाद में इवॉल्व होगी इनटू द ऑफिस ऑफ पेशवा। एंड पेशवा विल प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। आप पेशवा को ऐसे समझ सकते हैं द सुप्रीम पावर, मतलब एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी कह लीजिए और डिफेंस मिनिस्टर भी कह लीजिए, फॉरेन मिनिस्टर भी कह लीजिए, जितना आपको जो भी प्रोमिनेंट मिनिस्ट्रीज़ आपको लगती हैं, वो सारी पावर्स जो हैं वो पेशवा के अंदर थी एज अ पोस्ट। इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से है वो एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी है। सो आज के टाइम पे महाराष्ट्र का जो रीजन है वो, कर्नाटक का रीजन है वो, और तमिलनाडु का रीजन है वो, ये रीजन जो है मराठा एम्पायर में आता था तब की बात है। इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू परगनास, और परगनास को डिवाइड किया किसमें? विलेज में। जो जागीरदारी सिस्टम था उसको ख़त्म किया शिवाजी ने। और जागीरदारी सिस्टम को ख़त्म करने का मतलब ये था कि जो भी एक मुग़लों के दौर से सिस्टम चला रहा था उसको ख़त्म किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, आई विल बी गिविंग दिस सैलरी टू द ऑफिसर्स, आई विल बी गिविंग दिस सैलरी टू द ऑफिसर्स इन कैश। उन्होंने जो ऑफिसर्स थे उनके लिए तो ये जागीरदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो लैंड ग्रांट्स टेम्पल्स और स्कूल्स को मिल रहे थे वो उन्होंने कंटिन्यू किया, वो बिल्कुल जारी थे। फाइन।
किसी भी पोस्ट पे शिवाजी के टाइम पे किसी भी पोस्ट का हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, मतलब वंशानुगत जो कोई भी पोस्ट चली जा रही थी, जो मतलब एक इंसान को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी, फिर उसके बेटे को मिलेगी, ये वाली चीज़ शिवाजी के टाइम पे अलाउड नहीं थी. एंड ही डिड नॉट एट नो पॉइंट अंडर शिवाजी द ज़मींदारी सिस्टम वॉज एनकरेज. तो उन्होंने जागीरदारी को कम्प्लीटली अबॉलिश किया, कम्प्लीटली ख़त्म किया, और जो भी सैलरी होती थी वो किस में देना शुरू की, वो कैश में देना शुरू की. जागीरदारी थी लेकिन जो जागीरदारी ख़त्म हुई, लेकिन जो लैंड ग्रांट्स मिल रहे थे वो जारी थे. किसके लिए? टेम्पल्स और स्कूल्स के लिए. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रिलीजन का भी इम्पोर्टेंस है और एजुकेशन का भी इम्पोर्टेंस है. एक नया एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की. उनकी जो पूरा जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था उसका पूरा जो दारोमदार था, जो उसकी धुरी थी, वो अष्टप्रधान के ऊपर थी. ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. अब ये अष्टप्रधान, अब एक चीज़ देखिएगा आप, हमने अष्टदिग्गजास पहले देखे, हमने नवरत्नास देखे. वहाँ पे हम देखते थे कि चाहे अष्टदिग्गजा हो चाहे नवरत्ना हो, ये सारे लोग कौन थे? ये सारे लोग जो थे ये इंडिविजुअल थे यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो अष्टप्रधान है वो इंडिविजुअल नहीं है, वो पोजीशन है. दे आर द ऑफिशियल्स, दे आर द पोजीशंस जिनको मिलके अष्टप्रधान कहा गया. यहाँ पे किसी इंडिविजुअल को वो पोजीशन नहीं दी गई. जैसे अकबर के टाइम में हमने देखा कि अबुल फजल थे, फैज़ी थे, मुल्ला दो प्याजा थे, राजा टोडरमल थे, मान सिंह थे. तो वो जो नवरत्न थे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो चीज़ ग्रांट की गई थी. लेकिन यहाँ पर अष्टप्रधान किसी इंडिविजुअल को ना ग्रांट करके, इट वॉज द पोजीशन दैट वॉज बीइंग गिवन दैट स्टेटस. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो कौन कौन से थे? पेशवा हमने अभी देखा, पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग. देन अमत्या और मजुमदार, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर. वाकेनाविस, होम मिनिस्टर. दाबिर और सामंत, सो फॉरेन डिपार्टमेंट एक तरीके से वहाँ था. सचिव, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, सारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता था वो. पंडित राव, द रिलीजियस ऑफिसर, नाम से पता चल रहा है. सरे नौबत और सेनापति, द एडमिनिस्टर ऑफ आर्मी अफेयर्स, और लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. और न्यायाधीश, फ्रॉम द नेम इट इज़ वेरी क्लियर दैट ही वॉज द चीफ जस्टिस. तो ये आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा. अष्टप्रधान, फिर से बता रहा हूँ, अष्टप्रधान किसी भी इंडिविजुअल पे नहीं था, किसी भी पोजीशन, किसी भी जो है इंसान को जो है ये ग्रांट नहीं किया गया था. ये एक ऑफिशियल पोजीशन थी जिसे ग्रांट किया गया था. मराठा एम्पायर धीरे धीरे जब ग्रो करता है तो ये एक कॉन्फेडरेशन में बन जाता है. कॉन्फेडरेशन में मतलब 5 ऐसे चीफ होते हैं जो कि उसको कैरी ऑन करते हैं. और वो एक तरीके से आप ये समझिए कि पांचों एक साथ आ गए हैं. उनको साथ ना वो मतलब वो साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं आए, ना वो अलग, लेकिन जस्ट फॉर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन, जस्ट फॉर अ कॉमन एम्पायर, दे हैव केम टुगेदर. इसमें कौन कौन था? पेशवा हु वाज एट पूना, गायकवाड्स हु वर रूलिंग बड़ौदा, भोसलेस हु वर रूलिंग नागपुर, देन होलकर्स एट इंदौर एंड सिंधियाज एट ग्वालियर. तो ग्वालियर से लेके पूना तक का जितना हिस्सा था वो कहाँ जाता है? वो मराठा एम्पायर का पार्ट बनता है. नाउ यू कैन इमेजिन हाउ ह्यूज इट वाज. सो फ्रॉम नागपुर टू बड़ौदा, लेट्स से इट इज़ द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, एंड ग्वालियर टू पूना वाया इंदौर, दिस इज़ योर द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैच में आ सकता है. ये मैच द फॉलोइंग वाला जो जिस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको वहाँ पे मिल सकता है. जुडिशल सिस्टम की बात करेंगे तो जो जुडिशरी थी, इट वाज ऑब्वियसली, क्योंकि वो हिंदू स्वराज की बात कर रहे थे, हिंद स्वराज की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनका जो जुडिशल सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था? वो जुडिशल सिस्टम बेस्ड था हिंदू लॉज के ऊपर. पंचायत विलेज लेवल पे, अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, शिवाजी का पार्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हमें ये देखना है कि क्या लड़ाई चल रही थी, नहीं, क्योंकि ये पंचायत सेटलिंग द डिस्प्यूट्स, ये आज भी यही हो रहा है. एट विलेज लेवल क्या हो रहा है? पंचायत आर सेटलिंग डिस्प्यूट, दैट्स व्हाई दीज पार्ट आर इम्पॉर्टेंट. मिलिट्री की अगर बात करें तो 30 से 40 हज़ार की कैवलरी थी, सबको फिक्स सैलरी मिलती थी. लेकिन और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी क्योंकि अब इनके पास कोस्ट लाइन थी. मराठास के पास आप देखोगे तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन, इनके बड़ौदा वाला स्टेट भी आ रहा है, महाराष्ट्र वाला रीजन भी आ रहा है, तो इनके पास कोस्ट लाइन थी. अब कोस्ट लाइन होने का मतलब ये है कि इनको ज़रूरत थी किसकी? नेवी की. और मराठा शिवाजी के दौर में मराठा नेवी जो है वो सेटअप होती है. और जो सबसे इंपॉर्टेंट मराठा एडमिरल होता है कान्होजी आंग्रे, लिव फ्रॉम 1669 टू 1729. रेगुलर आर्मी जो है वो किस पे चलती थी? वो हवलदार होते थे,
जो उनको सुपरवाइज करते थे और उनको भी फिक्स सैलरी मिलती थी। कैवलरी के अंदर दो तरीके के घुड़सवार थे। पहला कौन? बारगीर। बारगीर मतलब जिनको घोड़े और जो सैलरी है वो राज्य दे रहा था, वो मराठा राज्य दे रहा था। और दूसरे होते थे सिलादार। सिलादार कौन होता था? वो घुड़सवार जिनका मेंटेनेंस किसके ज़िम्मे था? उनका मेंटेनेंस था जो नोबल्स थे उनके ज़िम्मे। इन्फेंट्री भी थी और द मवली दे प्लेड मावली दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द। सो घुड़सवार भी अच्छे थे, फुट सोल्जर्स भी अच्छे थे। लेकिन जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वो है चौथ और सरदेशमुखी। यहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चौथ, चौथाई, 1/4। सो ये उस जगहों पे लिया जाता था, उन रीजन्स पे इम्पोज किया गया विच वर एलियन टू हिज किंगडम। मतलब वो रीजन जो मराठा एम्पायर का पार्ट नहीं थे, वो या तो डेक्कन की जो वो बहामनी किंगडम्स के जो आदिल शाही, बरीद शाही डायनेस्टीज थी उनको टैक्स दे रहे थे, या मुगल किंगडम्स को टैक्स दे रहे थे। शिवाजी ने ये कहा कि आप जो टैक्स उनको दे रहे हो उनको देना बंद कर दो। उसका चौथाई टैक्स जो भी आप उनको दे रहे हो उसका चौथाई टैक्स आप किसे दो, उसका चौथाई टैक्स आप हमें दो। हम क्या करेंगे? हम ना तो आपके ऊपर रेड करेंगे, उल्टा हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पहली चीज़ तो चौथ किसके ऊपर लगा? वो स्टेट्स, वो प्रोविंसेस जो कि एलियन थी, मतलब जो मराठा किंगडम का पार्ट नहीं थी। और वो किसका पार्ट थी? वो पार्ट थी डेक्कन का, वो पार्ट थी मुगल किंगडम का। उन्होंने कहा कि अगर आपको इनसे आज़ादी चाहिए तो एक काम करो, आप जो टैक्स उनको दे रहे हो, जो टैक्स आप उनको दे रहे हो वो टैक्स आप उतना भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सिर्फ उसका चौथाई टैक्स दे दो। तो ये चीज़ उन्होंने की। सरदेशमुखी, सरदेशमुखी वॉज 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू। मतलब चौथाई नहीं है, वो जो है जो भी आपका स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू उसका 1/10, 10%। और ये सारी पॉपुलेशन के ऊपर लगा एज रिकॉग्निशन जो है वो किसको? मराठा किंग एज द चीफ हेडमैन और सरदेशमुख। मतलब अगर आपको मराठा किंग अगर आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो आप सरदेशमुख ही दोगे। अगर आप उनके अटैक से, आप उनकी रेड से बचना चाह रहे हो तो आप उन्हें क्या दोगे? चौथ दोगे। ये चौथ जो है ये एलियन किंगडम्स पे लग रहा था, और ये किस पे लग रहा था? ये एंटायर पॉपुलेशन पे लग रहा था जो भी और ये कितना था? 10% ऑफ द टोटल नहीं, 10% ऑफ द स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू, 1/10 ऑफ द स्टैंडर्ड लैंड रेवेन्यू। ओके, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी की अगर बात करें सो नो डाउट शिवाजी को उनके मिलिट्री कॉन्कर ने और जो भी उन्होंने जंगें जीती उसको उन चीज़ों ने उनको एक लेजेंडरी फिगर बनाया उस रीजन में। और उनका कंटेम्प्रेरी कौन था? उनका कंटेम्प्रेरी था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब देख रहा था कि डेक्कन में एक और कोई स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो मेरे अगेंस्ट, वो मेरे नाम के मतलब वो मुझे चैलेंज कर सकता है। अब औरंगज़ेब ये देख रहा था, शॉर्ट टेम्पर्ड था, उसको डेक्कन से एक अलग ऑब्सेशन था। तो वो क्या करता है? जो डेक्कन का गवर्नर था शाइस्ता खान, उसको भेजता है शिवाजी इसके खिलाफ लड़ने को। औरंगज़ेब, शिवाजी वहाँ हार जाते हैं एंड लॉस्ट पूना। शिवाजी लॉस्ट पूना, बट अगेन शिवाजी जो है वो काउंटर अटैक करते हैं और शाइस्ता खान का जो मिलिट्री कैंप है पूना में उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसका बेटा मारा जाता है और शाइस्ता खान जो कि गवर्नर था डेक्कन का, वो क्या होता है? वो ज़ख्मी होकर वहाँ से भाग जाता है। 1664 में, एक साल बाद, शिवाजी अटैक करते हैं सूरत पे। अब सूरत हैज़ बीन हिस्टोरिकली, जिसको बाबल मक्का भी कहा गया काफ़ी जगह पे, तो सूरत जो है एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी मुगल्स के लिए, तो वो उनके पोर्ट को करता है, प्लंडर करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जब जैसे औरंगज़ेब को पता पड़ता है फिर औरंगज़ेब भेजता है, लेकिन इस बार वो किसी और को भेजता है। इस बार औरंगज़ेब डेक्कन के गवर्नर को नहीं, राजा जयसिंह जो अंबर के थे उनको भेजता है। किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ। नाउ अगेन देयर इज नो रिलीजियस एलिमेंट आउट हियर, देयर इज नो रिलीजियस एलिमेंट आउट हियर। सो औरंगज़ेब सेंट whom? राजा जयसिंह ऑफ अंबर, एंड ही सक्सीडेड इन बिसीजिंग द फोर्ट ऑफ पुरंदर। तो वो फोर्ट ऑफ पुरंदर जो है वो किसके कब्ज़े में आ जाता है? वो वापस मुगल्स के कब्ज़े में आ जाता है। और उसी साल क्या होती है? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या होता है? शिवाजी हैड टू सरेंडर 23 फोर्ट्स टू द मुगल्स आउट ऑफ 35 फोर्ट्स हेल्ड बाय हिम।
सो उस पूरे इलाके में जो है 35 किले थे जो शिवाजी के अंडर में थे। अब क्योंकि वो हार गए तो उनको क्या करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत जो भी 35 किले थे उसमें से 23 को क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। एंड द रिमेनिंग 12 फोर्ट्स वर बी लेफ्ट टू शिवाजी ऑन द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड लॉयल्टी टू द मुगल एम्पायर। और उसके बदले में, ठीक है, ये इधर से मिला, अब ट्रीटी थी तो दोनों पार्टी कुछ ना कुछ करेंगी, तो इधर से क्या मिलता है, दैट मुगल रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ शिवाजी टू होल्ड सर्टन पार्ट्स ऑफ बीजापुर किंगडम। बोले ठीक है, वो जो आदिल शाही डायनेस्टी का बीजापुर किंगडम था उसके कुछ पार्ट्स पे आपका हक है, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब यहाँ से जो है वो कहानी थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ से क्या होता है, फिर वो शिवाजी जो है वो काउंटर अटैक करते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, एंड दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लमेटिक एरिया फॉर द मुगल्स। और यहाँ से मुगल्स के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था डेक्कन के ऊपर, वो भी क्या होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, और ये चलता रहता है। आफ्टर दिस व्हाट हैपन्स, जो नेक्स्ट मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो यहाँ से आता है। अब शिवाजी के बाद पहले उनके बेटे को जो है वो संभाजी रूल करते हैं, फिर औरंगज़ेब अटेम्प्ट करता है, वो भी हो जाता है। शाहू जी को जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि दिस पेशवा, द पोजीशन ऑफ पेशवा विच वाज इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, वो पोजीशन ऑफ पेशवा क्या होती है 1713 में। 1707 में जैसी बहादुर शाह वन जो है वो बादशाह बनता है, वो क्या करता है, इनको रिलीज़ करता है, ये अपना आते हैं अपना क्लेम, और यहाँ से ये फिर से काम करना, शाहू जी क्या करते हैं, ये अपना काम फिर से शुरू करते हैं, और ये अपने पेशवा को अपना पेशवा अपॉइंट करते हैं बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ वॉज पेशवा फ्रॉम 1713 टू 1721। नो डाउट जितने भी मराठा चीफ थे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ना कहीं अगर आप अरेस्ट हो गए हो और उसके बाद आपको जो है औरंगज़ेब के बाद आपको छोड़ा गया, तो प्रेस्टीज पे और उनके ऑनर पे कहीं ना कहीं जो दूसरे मराठा चीफ थे, जो दूसरे मराठा कमांडर्स थे, जो दूसरे सरदार थे, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर ही रहे होंगे। लेकिन इस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ किया बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ के टाइम पे मराठा अम्पायर अपने पीक पर था। और क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे जितने सरदार थे जो बगावत कर सकते थे, उनको क्या किया, उनको शाहू जी जो राजा थे उनके उसमें उनके साइड में लेके आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये किया कि इन्होंने ये जो पोजीशन थी किसकी, ये जो पोजीशन थी पेशवाई की, इसको हेरिडिटरी बना दिया। ठीक है, मैंने आपको तब बताया था जब हम 1719 में फ़र्रुखसियार, लेटर मुगल्स पढ़ रहे थे, कि फ़र्रुखसियार के आते आते तक मराठाज विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द मुग़ल पॉलिटिक्स। और ये दिखता है, हमने सैयद ब्रदर्स को पढ़ा था। सैयद ब्रदर्स में ने जो फ़र्रुखसियार को हटाया था 1719 में, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किसने, बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ के बाद कहानी शुरू होती है फिल्म बाजीराव मस्तानी की। आप में जिन्होंने मूवी देखी होगी, तो स्टार्टिंग वन, अ यंग रणबीर कपूर कम्स एंड से दैट मैं बालाजी विश्वनाथ का बेटा, आई क्लेम टू बी द पेशवा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही हुआ था। और ही इज़ नो डाउट द मोस्ट रिस्पेक्टेड पेशवा ऑफ ऑल जितने हुए। अर्ली पेशवा जो शिवाजी के दौर में हुए थे वो भी, और जो बाद में हुए बालाजी विश्वनाथ के बाद जो हुए वो भी। उन सब में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पेशवा को, जिसने सबसे ज़्यादा कॉन्क्वेस्ट को अंजाम दिया, वो कौन था? वो था बाजीराव वन। बाजीराव वन रूल फ्रॉम 1721 टू 1740। और बेटा था बालाजी विश्वनाथ का, सबसे बड़ा बेटा था, और ही वॉज जस्ट 20 व्हेन ही बिकेम द पेशवा। नाउ दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट, और क्यों ये माना जाता है? क्योंकि ही वॉज द वन, शिवाजी वॉज नोन फॉर गुरिल्ला टैक्टिक्स वॉर के लिए। ये तब किसी ने वो नहीं किया था। आफ्टर हिम किसी ने इसको एफिशिएंटली मिलिट्री में यूज़ किया, इट वॉज बाजीराव वन। सो ही हेल्प्ड, ही कॉन्कर्ड। अब इस गुरिल्ला टैक्टिक्स और अपनी एबिलिटी से क्या क्या कॉन्कर किया, मालवा, राजपूताना जो लार्जली मुगल उसमें था, गुजरात, नॉर्थ वेस्ट, डेक्कन, सारा रीजन अपने उसमें लिया। डेक्कन इन द साउथ, वो दिखाता ना एक सीन में कि डेक्कन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करता है और नेगोशिएशन करके डेक्कन को अपने कब्जे में ले लेता है। वो सारा जो है वो यहाँ पे हो रहा था। एंड इन 1738 आई हैव टोल्ड यू दैट द मराठाज रेड्स
the Mughal in Delhi, and this was done. Then he was also later appointed as the imperial commander of the imperial army, or no doubt he has done well. Or so 1735 Rajasthan, 1737 Delhi, Odisha, Bengal 1740, and 1740 he dies. But by the time he left, that's true, he was just I think 40-45 was his age, 40-41 years was his age when he expired. और तब तक लेकिन बाजीराव ने जिस हिसाब से मराठा पावर को कंसोलिडेट कर दिया था, दैट वाज फिनोमिनल. मतलब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है कि द वे ही conquered that was phenomenal. So after this, what happened? After him came his son, popularly known as Nana Sahib. So he was also just 20 when he succeeded him. और जितना एक्सपेंशन था उसने किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, जहाँ एक्सक्यूज मी, जहाँ दे लॉस्ट. 1761 में क्या होता है? ही लॉस्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली. 1761 ये खबर जब उसको मिलती कि उसका बेटा विश्वास राव और कज़न सदाशिव राव हैव डाइड इन द बैटल ऑफ पानीपत, ही कुड नॉट सर्वाइव, he could not bear the shock of that news and he expired. अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि 1761 में पेशवा की जो फैमिली होती है उसमें there was only one person who survived and that was माधव राव the one. फाइन. अब उसके बाद अलावा कोई बचता नहीं है, लेकिन ये लास्ट वो था, मतलब बालाजी बाजीराव वॉज द लास्ट वन जिसने कुछ रूल या कुछ लिगेसी ऑप्ट की. उसके बाद हमें कोई ऐसा स्ट्रांग पेशवा नहीं दिखता है. आखिर थोड़ी बहुत जो है, क्योंकि इसका सक्सेसफुल वॉर निज़ाम के साथ जो है इनका वॉर ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन पेशवाई जो होती है वो अपना एसेंस, वो अपना इम्पोर्टेंस खोने लगती है. एंड जैसे ही इसकी डेथ होती है 1772 में, इट लेड टू द पीरियड ऑफ इंटेंस इंस्टेबिलिटी इन पूना. तो पूना के अंदर जो है काफ़ी कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट शुरू हो जाता है. और तब तक क्या होता है कि जो वॉर ऑफ सक्सेशन रीज़न बना कि मुग़ल्स जो है वो उनके डिक्लाइन का, अब वही वॉर ऑफ सक्सेशन मराठास का भी प्रॉब्लम बनेगा. होता क्या है, इनकी डेथ के बाद, माधवराव वन की डेथ के बाद, सवाई माधवराव और रघुनाथ राव के बीच वॉर ऑफ स्ट्रगल ऑफ पावर जो है वो शुरू हो जाता है. नाना फडणवीस जो थे वो बहुत एक क्रिटिकल किंग मेकर और एक इम्पॉर्टेंट नोबल थे मराठा कॉन्फेडरेशन का. तो नाना फडणवीस का जो सपोर्ट है वो सवाई माधवराव को था. रघुनाथ राव ये देखते हैं कि अच्छा नाना फडणवीस का सपोर्ट मिल रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है. वो क्या करते हैं, ब्रिटिश बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अप्रोच करते हैं. बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहती है कि ठीक है, आई वी विल हेल्प यू टू इंस्टॉल एज पेशवा, क्योंकि वो थ्योरी ऑफ किंग मेकर जो है वो चल रही थी उनकी. और बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने अपना 1775 आ चुका है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने अब तक कुछ अचीव नहीं किया. 1775 तक आते आते कैलकाटा प्रेसिडेंसी ने फ्रेंच को हटा दिया था. 1757 और 1765 तक आते आते बंगाल में डुअल रूल आ चुका था. अब तक तो वो भी आ चुका है, क्या, रेगुलेटिंग एक्ट. तो उन्होंने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या करती है, ट्रीटी ऑफ सूरत करती है. सारी ट्रीटीज़ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से. वो ट्रीटी ऑफ सूरत करती है किसके साथ? रघुनाथ राव के साथ, जो उनके पास मदद मांगने आता है. इसका मतलब ये होता है कि द ब्रिटिश, बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या करता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा किसको, रघुनाथ राव को, ठीक है. और रघुनाथ राव बदले में सैलसाइट और बसीन का पार्ट किसे देगा, वो ब्रिटिश को देगा. लेकिन इस चीज़ को कैंसिल कौन करता? अब कैलकाटा, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कैलकाटा की प्रेसिडेंसी को थोड़े से ओवर रूलिंग पावर दे दिए थे. एंड तो कैलकाटा प्रेसिडेंसी, कैलकाटा में जो सुप्रीम काउंसिल बैठी थी, उसने बोला बॉम्बे से, क्या हैव यू गॉन मैड, हाउ कैन यू डू दिस, हम इस ट्रीटी को नहीं मानते. मतलब ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज एनल्ड बाय होम, इट वॉज एनल्ड बाय सुप्रीम काउंसिल एट कैलकाटा. बावजूद इसके बॉम्बे बोलता है यार खुद ने कलकत्ता बंगाल अपने कब्जे में ले लिया, नीचे मद्रास ने अपना काम कर लिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास पहली बार कोई मौका आ रहा है, तो आप उसको जो एनल करें, बोले हम नहीं मानते. तो क्या होता है, ब्रिटिश और रघुनाथ राव की आर्मी जो है वो पेशवा पे अपने ही मतलब रघुनाथ राव ब्रिटिश के साथ मिलता है और वो अटैक किस पे करता है, सवाई माधवराव पे, और वो जीत जाता है.
वो क्या करता है फिर से, अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर एक बार हुई थी 1675 में, दूसरी ट्रीटी होती है उससे 101 साल बाद, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कैलकाटा काउंसिल और नाना फडणवीस के बीच होती। नाना फडणवीस द किंग मेकर। उसके मुताबिक रघुनाथ राव को पेंशन मिलेगी, सेलसेट वापस ब्रिटिश के पास आएगा, और जो है इस चीज़ को लेके ट्रीटी होती है मराठा मिनिस्टर किसके बीच, नाना फडणवीस और ब्रिटिश काउंसिल कैलकाटा में जो बैठी थी। बट what happened that British Council और British establishment at Bombay violated the treaty and sheltered रघुनाथ राव। मतलब वो रघुनाथ राव वो इस ट्रीटी को नहीं मानते हैं और क्या करते हैं। सो द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट एट बॉम्बे, मतलब जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो कैलकाटा काउंसिल वाली ट्रीटी को नहीं मानती और बावजूद उसके वो क्या करते हैं, वो रघुनाथ राव को शेल्टर देते हैं। 1777 में, मतलब ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 के एक साल बाद, नाना फडणवीस ही वेंट अगेंस्ट दिस ट्रीटी जो उसने कैलकाटा काउंसिल के साथ की थी, और डेलिबरेटली फ्रेंच जो कि ऑलरेडी जो ब्रिटिश थे उसके राइवल थे, उनको क्या करते हैं, उनको वेस्ट कोस्ट पे एक पोर्ट दे देते हैं। अब इससे ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो अपना आर्मी को कहते हैं कि मार्च। बैटल ऑफ वडगांव, वहाँ पे क्या होता है, मराठास को लीड कौन कर रहे थे, महादजी शिंदे, लेकिन यहाँ पर वो अंग्रेज़ों से जीत जाते हैं, और जब जीत जाते हैं दे फोर्स द ब्रिटिश टू साइन द ट्रीटी ऑफ वडगांव इन 1779। बावजूद उसके देवर अ सीरीज ऑफ बैटल जो कि एंड होती है किससे, ट्रीटी ऑफ सालबाई से। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 which ended the first Anglo-Maratha war again. Treaty of Vadgaon 1779, even after that there were certain battles, series of battles होती है, और बावजूद इसके क्या होता है, और इसके बाद क्या होता है, इसका एंड किससे होता है, इसका एंड होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई से 1782 से, जिससे क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ख़त्म होता है। इसका आउटकम क्या था, इसका आउटकम क्या था, दैट द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन्स वॉट, सालसेट एंड भ्रोच। उसके अलावा मराठास को जो भी हैदर अली ने उनसे पोजेशंस ले लिया था वो वापस मिलेगा। मराठा ऑल्सो प्रॉमिस दैट वो अब फ्रेंच को कोई और टेरिटरी नहीं देंगे। रघुनाथ राव, जैसा पहले तय किया गया था कि उनको पेंशन मिलेगी, वो पेंशन 3 लाख रुपए पर साल पे तय होती है। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद, मीन्स ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद, यहाँ के बाद जो भी ब्रिटिश ने टेरिटरीज ली हैं मराठा से, वो उनको वापस करेंगे। एंड माधवराव टू, सन ऑफ नारायण राव, विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय इंग्लिश एज पेशवा। सो ये आउटकम होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का, और ये आउटकम होता है ट्रीटी ऑफ सालबाई का। लेकिन यहाँ से दिल नहीं भरता, फिर एक लड़ाई होगी। अब लड़ाई जो होगी, अब जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है, इट विल लास्ट फॉर 2 years, 1803 to 1805। और यहाँ पर जो है ये सब्सिडरी अलाइंस की वजह से ये होता है, ठीक है। इसमें सिंधिया, होलकर और भोसले, वो जो मराठा कॉन्फेडरेसी का हिस्सा थे, वो लोग अब लड़ेंगे ब्रिटिश के खिलाफ, क्या, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ट्रीटी ऑफ बसीन विच वॉज साइंड आफ्टर ट्रीटी ऑफ पूना, और इसमें ये होता है कि कंपनी की 6000 ट्रूप्स, कंपनी मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की 6000 ट्रूप जो है वो परमानेंटली कहाँ रहेंगी, वो पेशवा के, जो सब्सिडरी अलाइंस का जो हिस्सा था। जो सब्सिडरी अलाइंस के 3 पार्ट थे। पहला ये था कि जो भी सब्सिडरी अलाइंस साइन करेगा उसको अपने यहाँ पे एक नेटिव जो ब्रिटिश इन्फेंट्री होगी, ब्रिटिश का ट्रूप होगा, उसको रखना पड़ेगा। दूसरा ये था कि जो भी वहाँ पे होगा, मतलब जो भी टेरिटरी है, जो भी किंग जो है उस ट्रीटी को साइन करेगा, सब्सिडरी अलाइंस को साइन करेगा, उसको अपने यहाँ एक ब्रिटिश रेसिडेंट रखना पड़ेगा, और वो किसी के साथ किसी भी तरीके का कोई फॉरेन रिलेशन अदर देन ब्रिटिश नहीं रख सकता, ठीक है। नाउ द पेशवा, और इस ट्रीटी में ये हुआ, ट्रीटी ऑफ बसीन 1802 में ये हुआ दैट इसमें विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश, मीन्स वो किसी के साथ कोई ट्रीटी नहीं कर सकते, और जो भी डिफरेंसेस थे निज़ाम में और मराठाज में, उसका आर्बिट्रेशन कौन करेगा, उसका आर्बिट्रेशन कंपनी करेगी। पेशवा को क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा सूरत को। नाउ नो डाउट कि दिस ट्रीटी वॉज ऑफ अ ग्रेट पॉलिटिकल एडवांटेज टू द ब्रिटिश, बिकॉज वो एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था इन एस्टैब्लिशिंग देयर सुप्रीमेसी अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 1803 में असाई में और अरगांव में
सिंधियाज और भोसले की जो आर्मीज़ है उनको वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले हरा देता है। 1803 में दोनों अलग अलग जो है इनके बीच बैटल होता है और अलग अलग ट्रीटी साइन होती है। ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन होती है किसके साथ? ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन होती है राघोजी भोसले के साथ। और ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जुन गांव किसके साथ साइन होती है? सिंधियाज के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिंधियाज भी मान जाते हैं और भोसले भी मान जाते हैं। होलकर्स of Indore, they remained at war with the East India Company, and this second Anglo-Maratha war that ended with Treaty of Rajpur Ghat 1805। ठीक है, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ब्रिटिश आर्मी है वो डोमिनेट, और ये उनका पीक था, मतलब वो सब कुछ ले रहे थे, निज़ाम, टीपू सुल्तान, हर किसी ने सरेंडर कर दिया था। और यहाँ पर हम देखेंगे 1817 काफ़ी साल बाद जो है ये एक साल का actually this was the last attempt by the Marathas to rebuild, to regain their old prestige। उनका कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से जो भी उनके पुराने possessions थे उनको अंग्रेज़ों से वापस लिया जाए। They were also unhappy with the British residents, क्योंकि अब क्या हो गया, उन्होंने सब्सिडी अलाइंस साइन कर दिया, तो ब्रिटिश जो रेसिडेंट है वो वहाँ बैठेगा, वो उनके इंटरनल अफेयर्स को सुनेगा, उस इंटरनल अफेयर्स में वो करेगा, इंटरफेरेंस करेगा। ये उनको पसंद नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम क्या हुई, दैट ब्रिटिश का जो है कॉन्फ्लिक्ट था पिंडारीज के साथ। अब इन पिंडारीज के साथ जो है देवर लाइक द ट्राइबल वॉरियर्स काइंड ऑफ पीपल, और दे वर वेरी गिविंग गुड चैलेंज टू द ब्रिटिश को ये लग रहा था कि ये जो पिंडारीज हैं इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? इनको सपोर्ट मिल रहा है मराठास से। बाजीराव टू, मल्हार राव होलकर, माधोजी भोसले, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक टीम बनाया, इन्होंने अपना एक कंबाइंड ग्रुप बनाया और कहा कि अब हम किसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे, अब हम किसके अगेंस्ट लड़ेंगे? हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। दौलत राव शिंदे, ही वॉज द फोर्थ वन, और इनसे बड़ा ही उनको प्रेशराइज़ करके डिप्लोमेटिकली कहा गया कि अब आप जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रहिए, और ये जो बैटल चलने वाला, ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, आप इससे बाहर रहिए। नो डाउट, क्योंकि अब ब्रिटिश तो 1818 तक तो आते आते दे हैव अचीव्ड अ लॉट and their victory was swift। 1817 में, even though Shinde was not a part of that war, then also Treaty of Gwalior was signed, और जो भी राजस्थान की possessions थी जो बाजीराव वन के टाइम से आई थी, वो सारी पोजीशंस कहाँ चले जाती है? वो सारी पोजीशंस किसके पास चले जाती है? ब्रिटिश के पास। और वो जितने राजपूताना के प्रिंसली स्टेट्स थे वो ब्रिटिश सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, वो ब्रिटिश पैरामाउंट्सी को एक्सेप्ट करते हैं। ऑन दिस पैरामाउंट्सी विल कंटिन्यू टिल 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जहाँ पे ये कहा जाएगा कि द पैरामाउंट्सी विल सीज टू एग्जिस्ट। मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर होलकर्स के साथ होती है 1818, और ब्रिटिश गार्जियनशिप में एक इन्फेंट को, एक न्यू बॉर्न को वो क्या करते हैं? थ्रोन बना देते हैं। 1818 में पेशवा जो है वो सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद उनको पेंशन पर दे दिया जाता है, और बिठूर, कानपुर के पास, मतलब महाराष्ट्र से बहुत दूर, कहाँ भेज दिया जाता है? कानपुर के पास बिठूर में। और वहीं बिठूर से जो है आगे चल के आप देखोगे 1857 के रिवोल्ट में नाना साहब जो है, जो पेशवा जो पेशवाई को जो क्लेम करेंगे, वो 1857 के रिवोल्ट का पार्ट बनेंगे। बहुत सारी जो भी टेरिटरीज थी मराठास की, वो कहाँ चले जाती है? जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसका हिस्सा बन जाती है। ठीक है, दिस वी हैव टोल्ड यू। जो पिंडारीज से ब्रिटिश जो है वो टेरिटरीज, क्योंकि वो पिंडारीज के साथ भी लड़ रहे थे, जो भी सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा बनती हैं जो पिंडारीज की टेरिटरी हैं। नो डाउट दैट दिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लेड टू द एंड ऑफ मराठा एम्पायर, एंड ऑल द मराठा पावर्स दे सरेंडर टू द ब्रिटिश। सो वी कैन से दैट छत्रपति शिवाजी का जो एक सेरेमोनी, मतलब उनका जो एक डिसेंडेंट था, उनको एक, ठीक है, फॉर नेम से, एक जैसे मुगलों में बहादुर शाह जफ़र को कहा था कि ठीक है बने रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही एक डिसेंडेंट को क्या बना दिया? हेड बना दिया, सतारा में उसे बैठाया। एंड दिस वाज द लास्ट मेजर फॉट एंड वन बाय द ब्रिटिश। और इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, क्या होता है? मोस्ट ऑफ द जो टेरिटरीज़ है, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश है, वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में आ जाता है? वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ जाता है, जो भी इंडिया का पार्ट है वो किस में आ जाता है? वो ब्रिटिश टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। ऑल्दो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन हमने फिर भी इसको कवर करने की कोशिश की। एंड दिस एंड्स द क्विक कोर्स फॉर मेडिवल हिस्ट्री।
मिडिवल हिस्ट्री पे इतना ज़्यादा जो हमने फोकस बहुत ही सिलेक्टिव रखा और उसमें ज़्यादा हम इन डेप्थ नहीं गए, क्योंकि इतना ज़्यादा आपके प्रीलिम्स में आ नहीं रहा है। मेंस का ये पार्ट है नहीं। मेंस का आपको पार्ट ये थोड़ा सा जो हमने आखिर में देखा ना, एंग्लो मराठा वॉर्स, ये आपको मेंस में आ सकता है। सो इट कैन बी हेल्पफुल आउट देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। जो भी आपका मैक्सिमम अपना इनपुट अपनी तरफ से दिया जा सकता है, आई हैव गिवन दैट, एंड दिस एंड्स आवर 10 lecture series. I hope you liked it. Do give your valuable comments, and if you have any query you can put it down there. हम उसको भी solve करने की कोशिश करेंगे. Apart from that, all our courses are being the information about them and the links about them are in the description box. Do check it out and कीप सब्सक्राइब। जो आपका बेल आइकन है उसको दबा के रखिएगा, क्योंकि हम और ऐसे वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे। सो यू शुड बी द फर्स्ट वन टू नो दैट। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट टाइम and giving you all my best wishes for your coming prelims. May God bless you all. Thank you so much.